Hello, Bacha Party. Once again, welcome back to our channel. So, now today we are going to understand a very important concept of your class 12 physics, that is your Gauss law. जो गॉस लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें से हर साल न्यूमेरिकल्स, हर साल डेरिवेशंस, हर साल एमसीक्यूज आते ही आते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक होता है, तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ इसको पढ़ना है। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक नोटबुक ले लो और एक पेन ले लो, ठीक है। और जितनी चीजें यहाँ बताई जा रही है, इस बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन की जा रही है, आप सबका एक प्रॉपर हैंड रिटन खुद का नोट्स बनाओगे, बिकॉज सेल्फ नोट से बेहतर कुछ नोट्स होता नहीं है, ठीक है। बहुत लेंदी वीडियो नहीं होने वाला है, 10 to 15 मिनट्स का ही होगा, तो आप लोग उसी टाइम में फटाफट अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे जब भी आप पढ़ने बैठो तो आपको यहां से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप समझो कि अगर गॉस लॉ पढ़ना है ना, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिलेशन डायरेक्टली गॉस लॉ से होता है, ठीक है। तो पहले तो समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। क्या लिखा है यहाँ पे आप देखो, तो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग अ गिवन एरिया इन अ यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लीजिए अगर आपके पास ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, और यहां से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास होगी, जितनी पास होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स। दिस इज द सिंबल ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, 3 लाइन, तो यहाँ पे इसका फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, 3। मान लो एक लाइन ऐसे गई तो ये फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, 3, क्योंकि इस सरफेस के अंदर से पास नहीं हो रही है। मान लो यहां से कोई एक लाइन और गई तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। क्लियर हो गया। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। कई कई जगह फाई लिखा होता है, कई कई जगह फाई ई लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला जो होता है फ्लक्स का, वो होता है ई डॉट ए। क्या होता है फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ए फॉर एरिया, ठीक है। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए फॉर एरिया। अच्छा, ये इतनी बात तो समझ में आ गई। उसके बाद क्या लिखा है, व्हेन द सेम प्लेन इज टिल्टेड एट एंगल थीटा। मान लेते हैं जो हमारा ये प्लेन हमने जो माना था ऐसे, इसको हमने क्या किया, किसी एंगल थीटा पे प्लेट कर दिया, क्या, किसी एंगल थीटा पे रख दिया। फिर क्या होगा, जो एरिया है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तब एक कॉस थीटा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, एक कॉस थीटा। देखो इसको हम यहां से इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस तरह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है। अब एरिया क्या होता है, एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो अगर आप इसको ऐसे रखते हो, अगर ये पहले ऐसे था, अभी आपने इसको ऐसे कर दिया, तो इसका एरिया वेक्टर कौन सा होगा, एरिया वेक्टर तो यही वाला होने वाला है, बोलो हाँ या ना। एरिया वेक्टर तो हमेशा ऐसा अगर है तो इसका परपेंडिकुलर। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आप इमेजिन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया भी ऐसे, लेकिन जैसे आप इसने एंगल पे किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, एरिया हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, यानी कुछ इस तरह से। अब इस एरिया का हम 2 कंपोनेंट निकाल सकते हैं। कौन कौन सा कंपोनेंट, एक तो ये वाला होगा जो थीटा से दूर, ये थीटा हमारा, तो ये क्या हो गया आपका ए कॉस थीटा, और ऊपर क्या हो गया आपका ए साइन थीटा। दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको। तो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो हमें कौन सा एरिया लेना है, हमेशा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाला ही एरिया लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन वाला लेना है। कौन सा हुआ, ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज होके फ्लक्स ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। और इसीलिए इसको हम ई डॉट ए लिखते हैं, ठीक है, इसलिए हम ई डॉट ए लिखते हैं, बट इसकी जरूरत नहीं है। आप समझो बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि भाई अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसी एंगल पे रखा गया है, तो एरिया तो आपका ये होगा। देखो एरिया हमेशा ना परपेंडिकुलर होता है। जैसे अगर मानो ऐसा देखूंगा तो ये एरिया हो गया, ऐसे देखूंगा तो ये एरिया हो गया, समझ में आ रहा है। तो एरिया बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे हमने इसको टिल्टेड रखा, तो एरिया आपका ये हो गया, इसका एक कंपोनेंट ये ए कॉस थीटा और इसका एक कंपोनेंट ये ई ए साइन थीटा। और हमेशा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाला ही एरिया लेना है। फॉर्मूला बन गया ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ई क्या होता है, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ए इज द एरिया ऑफ द सरफेस थ्रू द विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कैलकुलेटेड। उसका थीटा इज द एंगल मेड बाय प्लेन एंड द एक्सिस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ये थीटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ई एंड ए के बीच में, ई एंड ए के बीच का जो एंगल होता है दैट इज योर थीटा। क्लियर हो गई, इतनी सी बात समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, इसका मैं नोट्स आपको कमेंट में या तो अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आए हैं ना, उसको भी हम अटैच कर देंगे, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए इसके बाद देखो, यहाँ पे इसकी यूनिट्स की बात करते हैं। फॉर्मूला में देख लिया भाई, ई डॉट ए होता है, और इसको ओपन किया हमने, क्या हुआ, ई ए कॉस थीटा। मान लेते हैं थीटा की वैल्यू 0 है, लेट थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो क्या बनेगा, ई ए। जो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई ए।
ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। माना हमने थीटा की वैल्यू 0 है तो cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो ई ए बच गया। ठीक, अच्छा अब यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पे यूनिट क्या होगा, ई का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम, बोलो बोलो, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो यूनिट बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। पता है ना भाई, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट मालूम है ना, एफ इक्वल्स टू क्यू ई फॉर्मूला होता है, तो ई बराबर क्या होगा एफ अपॉन क्यू, तो एफ का क्या हुआ न्यूटन, इसका हुआ चार्ज कूलम, तो न्यूटन पर कूलम होता है, याद होना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं पर याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हमारा क्या है यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, ओके, यहाँ तो ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लोगे। देखो न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू, ठीक है, मीटर स्क्वायर, मीटर यानी कि लेंथ, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एल स्क्वायर, नीचे क्या है कूलम, कूलम पर क्या होता है, देखो कूलम का अगर चार्ज का आपको नहीं पता तो आई बराबर क्या होता है क्यू बाई टी, सो क्यू बराबर आई टी, आई के लिए क्या यूज करते हैं हम एम्पियर, टी के लिए हम कैपिटल टी, तो ये हमारा हो गया ए टी, यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो एम एल टू क्या हुआ एल थ्री, टी टू था ये ऊपर आया तो टी माइनस थ्री और ए वन, यानी कि ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला हो गया माइनस वन, ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। देखो मैं कभी नहीं बोलता अपने बच्चों को कि लर्न करो डायमेंशन फॉर्मूला, कभी लर्न करने जैसी चीज ही नहीं, कितना लर्न करोगे, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कितने का लर्न कर पाओगे, नहीं कर सकते हो। तो आप कंसेप्ट को समझो कि आखिर ये कैसे आया, कैसे न्यूटन का ये होता है, कैसे मीटर स्क्वायर का ये होता है, कैसे कूलम का यानी कि चार्ज का ये होता है, ये हर एक चीज अगर आप समझ जाओगे तो आपको कभी भी लर्न नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी मैं बोलता हूँ फिजिक्स इज ऑल अबाउट फील, द मोर यू फील द मोर यू गेट इन लव विद दैट टॉपिक, ठीक है। तो मजा बहुत आने वाला है, आप मजे से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। अब आते हैं जो हम जिसका इंतजार था हमें, दैट इज गॉस लॉ। अब देखो गॉस लॉ का जो फॉर्मूला है वहां पे ये जनरली फॉर्मूला क्या होता है गॉस लॉ का, गॉस लॉ का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये है कितना, ठीक है, फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस डॉट क्यू बाई ए, ठीक है। बहुत सारी बुकों में डी एस होता है, बहुत सारी बुकों में डी ए है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मतलब सेम है। पहले तो स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या बोलता है, गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 by epsilon टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल वर्ड में ये है कि कहीं भी अगर आपको गॉस लॉ लगाना है तो आपको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। मान लो अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है होगा इसके चारों तरफ हमें एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हम उस सरफेस के ऊपर अंडरस्टैंड करेंगे क्या क्या सिनेरियो हो रहा है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन हम बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले आप इसके फॉर्मूले के बारे में समझते हैं, ठीक है। अब समझो कि फॉर्मूला आया कहाँ से, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं, ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप डी ए ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, डी ए बोलो या डी एस भी बोलोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक डायग्राम बनाया है, एक सर्कल लिया है, एक जिसका रेडियस कितना माना है हमने आर, जिसका रेडियस कितना है हमारा आर है, इसका रेडियस, ठीक है। इस जगह पे ये हमारे पास एरिया और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पे मैंने एक स्मार्ट वर्क किया है, स्मार्ट वर्क क्या है कि मैंने, देखो हमें पता है जनरल कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो ई डॉट डी ए होता है या ई डॉट ए होता है। तो यहाँ फिलहाल मैं छोटा एलिमेंट ले रहा हूँ, पूरे स्फीयर का एलिमेंट नहीं ले रहा, एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ, छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ, इसलिए मैंने माना है डी ए। अब अगर मानो कि मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में हुआ, तो थीटा की वैल्यू कितना होगा 0, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ई डी ए कॉस 0। तो एक फॉर्मूला क्या बना हमारे पास ई डी ए, ये हम स्मार्टली प्ले करेंगे और ऐसा कुछ काम कर पाएंगे, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आ गई आपको, ई डी ए समझ में आ गया। अच्छा अब क्योंकि हमें पूरे का करना है, हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, अब हमें पूरे का निकालना है, तो पूरे का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके चारों दोनों साइड क्या करेंगे, हम हमें फ्लक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कहां से, ई डी ए का, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, ई डी ए का, ठीक है। यहां तक तो बातें समझ में आ गई। अब फ्लक्स इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल, क्या बोलते हैं इसको, क्लोज्ड इंटीग्रल। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया के क्यू, डिस्टेंस कितना लिया हमने, आर स्क्वायर लिया है, कोई बात नहीं। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचा, डी, मतलब एरिया वेक्टर क्या बचा, ए। क्लियर हुआ, देखो ई कांस्टेंट था, बाहर हो गया, जिसकी वैल्यू हमने लिख दी। डी का हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब मुझे बताओ डी का इंटीग्रेशन कितना होगा, भाई ऐसे छोटे छोटे डी, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, भाई एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, ऐसे हम अलग अलग पार्ट्स अगर करें, भाई 1 2 3 4 5 ऐसे अलग अलग हम पार्ट करते जा रहे हैं, तो सब तो हुआ डी ए डी ए डी ए।
और जब सबको इकट्ठा करेंगे तो ए के बराबर हो जाएगा। बोलो यस और नो, सबको इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के बराबर, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ डायरेक्टली ए। अच्छा, अब ये कौन सा सरफेस है, एक स्फेरिकल सरफेस है। इसके लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, इसके लिए एरिया स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे रखेंगे, तुम्हारा फ्लक्स ई कितना हुआ, ये सब ई है आपका, ठीक है, तो कितना हुआ के क्यू 4 पाई आर स्क्वायर और अपॉन में कितना है आपके पास आर स्क्वायर। बोलो यहाँ तक क्लियर है भाई, के क्यू एरिया का हमने वैल्यू रख दी, आर स्क्वायर है। अच्छा, के का भी फॉर्मूला पता है अपने को, के का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। के जो कूलम्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सबको अगर आप रखोगे तो कितना हो जाएगा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, 4 पाई से 4 पाई चला गया, तो अपने पास क्या बचा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था हमें, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, समझ में आया कैसे हुआ कि एक फ्लक्स का जब आप सॉल्व करोगे किसी स्फेरिकल फ्लक्स को तो आप क्या बना सकते हो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखा गया है, गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ इनक्लोज सरफेस इज 1 बाई नॉट, ठीक है। इनक्लोज सरफेस मतलब ये वाला, इनक्लोज सरफेस इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है आपको, ये रिलेशन भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है। क्लियर हुआ, समझ में आया आपको ये कैसे हमने किया है, क्लियर हुआ आपको, पक्का क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, जिसका हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को समझ के इस टॉपिक को समझिए एक बार, तीनों इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, तो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।